बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है एजम्पशन ऑफ क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल। एजम्पशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप ये एजम्पशन भूल जाए कि एजम्पशन कौन कौन से हैं, तो उसको याद करने का बहुत ही आसान और मुफीद तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इक्वेशन तो आपको याद होगा, जो वाई आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। चूँकि ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशन हम बयान कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कि पहला जो एजम्पशन होगा वो होगा लिनियरिटी। देखिए, हम लिनियरिटी चेक करेंगे कि आया ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये एजम्पशन फर्स्ट हो गया। सेकंड एजम्पशन हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो डिस्टर्बेंस टर्म है, हम पहले ये याद रखेंगे कि इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसके वेरिएंस वो क्या है। तो पहले हम एक तो हो गया लिनियरिटी, दूसरा हो गया कि मीन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म इज इक्वल टू 0। ये दूसरा एजम्पशन हो गया। थर्ड भी इसी यू के मुतालिक आप याद करें कि जो वेरिएंस है डिस्टर्बेंस टर्म का वो इक्वल होगा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ यू आई इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। होमोसेडास्टिसिटी हम इसको कहते हैं, ये बात में फिर डिटेल करें से डिस्कस करेंगे। अच्छा, फोर्थ नंबर एजम्पशन बी इस यू के मुतालिक है कि मतलब ये है कि अगर आपके पास डिस्टर्बेंस टर्म यू आई हो, यू जे हो, ठीक है, तो इस डिस्टर्बेंस टर्म यू आई और यू जे के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, इसके दरमियान रिलेशन नहीं होगा, कोरिलेशन इसके दरमियान नहीं होगा। मतलब यह है कि कोरिलेशनशिप बिटवीन यू आई एंड यू जे विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक्स की तरफ कि एक्स का जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके मुतालिक इस क्लासिकल लीनियर मॉडल में क्या क्या एजम्पशन है। तो पहला एजम्पशन इस एक्स के मुतालिक ये होगा कि इसकी वैल्यू फिक्स होगी इन अ रिपीटिंग सैम्पल। ठीक है, जो रिपीटिंग सैम्पल है, जो वाई के डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें वाई की वैल्यू उस डाटा के लिए, उस सैम्पल के लिए फिक्स होगा। ठीक है, ये इस एक्स के मुतालिक एक एजम्पशन हो गया। दूसरा एजम्पशन हम ये देखेंगे कि इस एक्स का और इस यू के दरमियान जो रिलेशन है वो 0 के बराबर होगा। मतलब को रिलेशन बिटवीन एक्स आई एंड यू आई दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा इसके मुतालिक एजम्पशन हो गया। तीसरा एजम्पशन ये है कि अगर हमारे पास एक्स आई हो और एक्स जे हो, ठीक है, तो मुख्तलिफ एक्सिस के दरमियान जो कोरिलेशन है, कोरिलेशनशिप बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे दैट आल्सो मस्ट इक्वल बी 0। ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। और जो फोर्थ नंबर है, तो इसकी जो वेरिएबिलिटी है एक्स वैल्यू की, वो जो मुख्तलिफ वैल्यू हम एक्स को असाइन करेंगे, तो वो उस वक्त तो एक्स की वैल्यू पर उसमें वेरिएशन आएगी, वो डिफरेंट होगी। ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ इसको इस तरीके से याद करना है कि लिनियरिटी फर्स्ट एजम्पशन, फिर यू के मुतालिक जो एजम्पशन है कि इसकी मीन 0 है, वेरिएंस कांस्टेंट है, मुख्तलिफ यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप को रिलेशनशिप या ऑटो को रिलेशन 0 है। इस तरह एक्स की वैल्यू फिक्स होगा इन रिपीटिंग सैम्पल, एक्स और यू के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। इस तरह एक एक्स आई और एक्स जे के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। इस तरह एक्स की वैल्यू में वेरिएबिलिटी आएगी, वो कब आएगी वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से याद करना होगा, इससे आपके जो प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाएगा। अभी इसके बाद हम इस एक को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, फर्स्ट एजम्पशन है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब हम ये स्टडी करेंगे कि
ये मॉडल जो है ये लीनियर है या नॉन लीनियर होगा। तो यहाँ देखिए ये है हमारे पास रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। ये देखिए इसमें देखिए कि x की पावर 1 है और इस तरह बीटा इसका पावर भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये पैरामीटर में और वेरिएबल में ये लीनियर है। अगर ये नॉन लीनियर देखिए इन वेरिएबल, तो ये बराबर है अल्फ़ा एक्सपेक्टेड वैल्यू आप लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई स्क्वायर। ये देखिए यहाँ 1 है, ये स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये है कि अब ये वेरिएबल में नॉन लीनियर है। और यह जो नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स है वो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई, ठीक है। इसमें ये देखिए बीटा का पावर 2 है, मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर है इन पैरामीटर्स। तो अगर वेरिएबल में नॉन लीनियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरामीटर में ये नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन लीनियर हो तो फिर उस पर हम ये जो रिग्रेशन मॉडल है, जो एस्टिमेशन है और इसके अलावा जो प्रेडिक्शन है वो हम इस पर फिर अप्लाई नहीं। अच्छा, असम्पशन नंबर 2 है कि मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस थ्योरम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जो एवरेज या मीन वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ देखिए कि x की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, तो मीन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम डिस्टर्बेंस थ्योरम दैट विल बी इक्वल टू 0। और हम लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई गिवन द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0। वो इस वजह से चूँकि डिस्टर्बेंस थ्योरम हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, तो ये मुख्तलिफ वैल्यू, हर किस्म वैल्यू जो है एनी वैल्यू ये एज्यूम कर सकता है, मतलब माइनस भी कर सकता है, प्लस वैल्यू भी कर सकता है, लेकिन ऑन एवरेज इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। सपोज़ जो रैंडम डिस्टर्बेंस थ्योरम है उन्होंने वैल्यू एज्यूम की 2, 3, 4, इस तरह -4, -3, -2, बहुत सारे वैल्यू ये एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप इसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 0 के बराबर होगी, और ये है इसका सेकंड असम्पशन। अच्छा, थर्ड असम्पशन है होमोसेडास्टिसिटी और इक्वल वेरिएंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एरर टर्म है उसकी वेरिएंस तमाम ऑब्जर्वेशन के लिए इक्वल होगी। जितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होगी और हम उसकी जो मीन से डिस्पर्शन मालूम करेंगे तो वह कंडीशनल वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म दैट आर विल बी आइडेंटिकल आर दैट विल इक्वल टू 0। यहाँ देखिए वेरिएंस ऑफ यू आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई माइनस expected value of ui and the value of xi is given whole square। ये देखिए कि इसकी जो expected value of ui given the value of x ये 0 के बराबर होंगी, ठीक है। इससे पहले assumption में हमने देखा कि expected value और mean value of ui जो कंडीशनल है वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये 0 के बराबर हो गया, ये हमारे पास आ गया expected value of ui होल स्क्वायर, या इसको हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये है वेरिएंस ऑफ यू आई, और ये वेरिएंस तमाम ऑब्जर्वेशन के लिए कांस्टेंट होगा। ये है इसका थर्ड असम्पशन, और इसको हम होमोसेडास्टिसिटी कहते हैं। अगर वेरिएंस कांस्टेंट ना हो, चेंजेबल हो, तो फिर वो हेटेरोसेडास्टिसिटी हम उसको कहते हैं, उस सिचुएशन को। फोर्थ असम्पशन है कि जितने ऑब्जर्वेशन हैं उस ऑब्जर्वेशन के जो रैंडम और डिस्टर्बेंस टर्म है उस के दरमियान
रिलेशनशिप ज़ीरो होगा। मतलब ये है कि उसके दरमियान ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए इसके दरमियान कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा। यहाँ अगर हम x की टू वैल्यूज़ एक्स आई एंड एक्स जे सपोज करें, ठीक है, और i इज़ नॉट इक्वल टू j, तो यू आई और यू जे के दरमियान कोरिलेशन ज़ीरो के बराबर होगा। इसको हम सिंपलिकली यूँ लिख सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ यू आई एंड यू जे गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे, एक्स के जो एक्सपेक्टेशन हम ले लेते हैं तो ये इसके बराबर होगा। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू जे गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स जे, ये दोनों ज़ीरो के बराबर हो गए, क्योंकि ये हमने एजम्पशन नंबर 2 में पढ़ा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब कोवेरियंस किसके बराबर हो गया? कोवेरियंस बराबर हो गया एक्स आई और एक्स जे के, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे दैट मस्ट आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आई और जे टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के हैं। और इसका जो डिस्टर्बेंस टर्म है, अगर हम इसकी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन के डिस्टर्बेंस टर्म के दरमियान कोवेरियंस फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। फिफ्थ एजम्पशन है कि x और ui के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा। मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। या इसको हम कहते हैं कि कोवेरियंस बिटवीन ui एंड xi इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम यह इस तरह लिख सकते हैं कि कोवेरियंस बिटवीन ui एंड xi, या इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui, और इसके लिए लिख सकते हैं xi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi। ठीक है, अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड एजम्पशन है। तो यह बच गया हमारे पास ui इंटू xi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi, या हम लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui इंटू xi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi, या हम इसको u लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui इंटू xi एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u। अगर हम एक्सपेक्टेशन इसके अंदर एंटर करें तो ये हमारे पास इस तरह सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो x हमारे पास है ये नॉन स्टैटिस्टिक है। नॉन स्टैटिस्टिक का मतलब है ये हमारे पास नॉन रैंडम है, ये हमारे पास फिक्स है, ये कोई वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता, ये हमारे पास गिवन है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x नॉन स्टैटिस्टिक है तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui एंड xi दैट मस्ट आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui भी ज़ीरो के बराबर। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi ले लें इंटू xi एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui इंटू xi, तो यह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोवेरियंस बिटवीन ui एंड xi होल इज इक्वल टू ज़ीरो। जो सिक्स्थ एजम्पशन है देयर इज़ नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है x, ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन के जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। इसको हम कहते हैं नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। 7 नंबर एजम्पशन है द रिग्रेशन मॉडल इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है उसमें स्पेसिफिकेशन एरर नहीं होगा, नो स्पेसिफिकेशन बायस और एरर इन द मॉडल। मतलब यह है कि इसमें जो अननेसेसरी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो उसकी एडिशन नहीं हो गई है,
या हम ये कहें कि इसमें जो फंक्शनल पाम है वो करेक्ट है, अगर उसमें कोई मसला होगा वो गलत होगा तो फिर उसमें स्पेसिफिकेशन एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम ये सपोज करेंगे कि जो रिग्रेशन मॉडल है उसमें स्पेसिफिकेशन बायस या स्पेसिफिकेशन एरर उसमें नहीं होगा। एजम्पशन नंबर 8 जो है वो ये है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज हमारे पास n है, ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है ये सपोज हम p लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये हमारे पास इस तरह होगा, ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो कम होगा। फिर अगर इस तरह होंगे तो फिर हम कोई जो प्रेडिक्शन है या अल्फा बीटा की एस्टिमेशन है वो हम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी greater than the explanatory variable and the parameters।